हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मानव प्रजनन। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी का हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। शुरू में शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन शॉर्ट होगा, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। आपको मालूम है ये तीसरा चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर संक्षिप्त मतलब छोटा टिप्पणी लिखे। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा। तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो एक फर्टिलाइजिंग हो गया, एक एंटी फर्टिलाइजिंग हो गया। अंडाणु से फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है, इसलिए शुक्राणु जो है वो अंडाणु की ओर आकर्षित होता है। तो बहुत ईजी है, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी लिखिए। फिर से आपको टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, किस पर? कृत्रिम शुक्र संसेचन पर। देखिए इसमें परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परख नली में निषेचन किया जाता है। किससे? परिरक्षित शुक्राणु के द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परख नली में निषेचन किया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार के संतान को परखनली शिशु कहते हैं, और इस प्रकार का जो संतान होता है उसको हम लोग बोलते हैं परखनली शिशु। तो कृत्रिम शुक्र संसेचन पर एक टिप्पणी हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। कौन? रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। ऐसे 2 जंतुओं का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला आपका यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे कि एक कपी हो गया और एक हो गया मनुष्य। ठीक है, तो एक हो गया कपी, 2 का नाम, एक कपी एक है मनुष्य। तो यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में जो है रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। हो गया 2 जंतुओं का नाम, एक हो गया अपी और एक हो गया मनुष्य। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, मोरुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। मात्र एक अंतर लिखने के लिए कह रहा है, मोरुला पर और ब्लास्टुला पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, आंसर को। मोरुला कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश रचना होती है। इसके विपरीत ब्लास्टुला में कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल नामक गुहा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोरुला कोशिकाओं से बनी ठोस में गेंद सदृश रचना, कौन सी? गेंद सदृश रचना। वहीं पे उसके विपरीत ब्लास्टुला में जो है कोरक गुहा या फिर ब्लास्टोमिल नामक गुहा का निर्माण होता है। तो ये एक अंतर हो गया आपका। ठीक है, रचना के आधार पर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। यानी कि भ्रूण के मेसोडर्म स्तर के द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा बता रहा हूँ, इसमें से 4 का नाम आपको लिख देना। सबसे पहला त्वचा की डर्मिस, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा वृक्क, चौथा है जनक, पांचवा है हृदय, रक्त वाहिनियां, छठा है उसके बाद लसिका वाहिनियां, नोटोकार्ड तथा अंतकंकाल। तो ये लिखा हुआ है, ये भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अंगों के नाम है, जिसमें से 4 आपको चुन लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपको याद है 4 कम से कम याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर वीवीआई है, इसलिए मैं बार-बार वीवीआई नहीं बोलूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सही में ये वीवीआई दोस्तों रियल बता रहे। देखिए आपातकालीन ग्रंथि का नाम लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि का नाम क्या है। तो एड्रिनल मेडुला को, किसको? एड्रिनल मेडुला को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो पूछ देगा आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो एड्रिनल मेडुला को। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शिशु जनन के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त कराता है, उसका स्रोत बताइए। यानी कि जब शिशु जनन के बाद कौन सा हार्मोन जो है वो दूध मुक्त कराता है, उसका स्रोत बताइए। तो शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध मुक्त करता है। सबसे पहले हार्मोन का नाम पूछा, तो उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध मुक्त करता है। और उसका स्रोत क्या है? तो एक अन्य हार्मोन दूध को स्तन से बाहर निकलने को उद्दीपित करता है। इसका स्रोत पीयूष ग्रंथि है। तो स्रोत हो गया आपका पीयूष ग्रंथि, और आपका हार्मोन का नाम हो गया प्रोलैक्टिन। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। वीवीआई क्वेश्चन फॉर 12 बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपका छुपा रहेगा, और इसको पढ़ेंगे तो आपको एक प्रकार का थ्योरी भी में मजा आएगा, थ्योरी समझने में। देखिए यौन आरंभ क्या है? सबसे पहले तो यौन आरंभ क्या है, इसके बाद इस अवस्था में बालक और बालिकाओं दोनों के बारे में बताना है कि भाई जब यौन आरंभ जो होता है तो बालक और बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करें। यानी कि जब यौन आरंभ होता है तो बालक और बालिकाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या, जो जवान होता है आदमी तो क्या क्या परिवर्तन होता है, उस पर देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई यौन आरंभ क्या होता है। तो यौन आरंभ भौतिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एक वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है। यानी कि बालक का जो शरीर होता है, एक जवान शरीर एक वयस्क के शरीर में विकसित होता है, तथा उनमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित होती है। और उनमें एक प्रजनन हो गया, एक निषेचन हो गया, ये दोनों भी क्षमता विकसित होती है। तो पहले हम लोग बालक के बारे में पढ़ते हैं, फिर बालिकाओं के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज पर आ गया। तो यौन आरंभ समझ गया कि भाई इससे जो है शरीर, बालक का जो शरीर है वो वयस्क शरीर के रूप में विकसित हो जाता है, और उसमें प्रजनन और निषेचन ये दोनों की क्षमता भी जो है विकसित होती है। ये
चीज आपको समझ में आ गया यौन आरंभ बालक में, ठीक है। अब देखिए बालक के यौन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण, यानी कि जब बालक का यौन आरंभ जब उत्पन्न होता है तो उसका लक्षण क्या क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं बालक के शरीर में यौनावस्था यानी कि प्यूबर्टी प्रारंभ होने के समय लगभग 15 से 18 वर्ष है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 से लेकर के 18 वर्ष में जो है बालक के यौन आरंभ पर इनके उत्पन्न लक्षण होता है। यौन आरंभ जो शुरू होता है वो 15 से लेकर के 18 वर्ष के बीच से ही शुरू हो जाता है और उसके निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। और ये निम्न लक्षण जो कि मैं आपको बताऊंगा यही जो है उस पर विकसित होता है। तो सबसे पहला है शरीर की सुडौलता। अब शरीर की सुडौलता क्या होता है, तो शरीर अधिक मजबूत मांसपेशी युक्त, सुडौल अधिक शक्तिशाली होने लगता है, कंधे अधिक चौड़े होते हैं, सीना जो है वो अधिक चौड़ा होता है, छाती तथा वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगती है। तो 15 से 16 वर्ष यानी कि वयस्क जब होता है तो सबसे पहले भाई शरीर जो है वो मजबूत होता है, मांसपेशी युक्त होता है, सुडौल, उसके बाद अधिक शक्तिशाली होने लगता है और कंधे जो है वो अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण लंबाई भी बढ़ने लगती है। ये हो गया शरीर की सुडौलता। दूसरा है शरीर पर बाल, चेहरे पर मूंछ और बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं, वृषण कोषों आदि पर तथा उनके आसपास बाल निकलने लगते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि शरीर पर बाल आने लगता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आवाज पर भारीपन। देखिए आवाज में काफी परिवर्तन आने लगता है, वयस्क होने के बाद आवाज जो है वो काफी परिवर्तन आने लगता है आवाज में, ठीक है। और यह भारी होने लगती है तथा इसकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है और इसकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। उपर्युक्त परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। क्या बोलते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। तथा वृषणों में बनने वाले नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण संभव होते हैं, जो प्रारंभ में लगभग 20 वर्ष की आयु तक अधिक मात्रा में स्रावित होता है और अनेक शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो शुरू में जो 20 वर्ष की आयु होता है उसमें बहुत ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है, और उनके शरीर लक्षणों में जो है परिवर्तन लेके आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गौण लैंगिक लक्षण। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, गौण लैंगिक लक्षण। तो आपको यहाँ पर बालक का शरीर का समझ में आ गया, यौन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। अब देखते हैं बालिका पर, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो। बालिका के यौन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। बालिकाओं में रजोधर्म प्रारंभ होने से पूर्व होने वाले परिवर्तनों में अंडाशयों तथा उनके सहायक अंगों का विकास सम्मिलित है। पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न जनन प्रेरक हार्मोन्स इन कार्यों को 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगता है। तो लड़का जो है वो 15 से लेकर के 18 वर्ष तक, वहीं पे लड़की यानी कि बालिकाओं में जो रजोधर्म होता है, यौन आरंभ होता है, उसका एज क्या क्या है, 11 से लेकर के 13 वर्ष की उम्र में प्रेरित करने लगता है और अंडाशयों के अंदर उपस्थित पुटिकाओं से एस्ट्रोजेंस यानी कि हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप यौन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी के लिए परिवर्तन होने लगते हैं। इन्हीं के प्रभाव से निम्नलिखित गौण लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। यानी कि गौण लैंगिक लक्षण यानी कि जो यौन आरंभ शुरू होता है बालिका में, तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या लक्षण होता है, उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एज आपको यहाँ पर समझ में आ गया, 11 से लेकर 13 और लड़का का 15 से 18। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए स्तनों की वृद्धि होती है। सबसे पहले क्या होती है, स्तन की जो है वृद्धि होती है तथा सुडौल होना यानी कि इनमें दुग्ध ग्रंथियों का बनना आदि हो जाता है, ठीक है। इसमें सुडौल होना का मतलब क्या हो गया, दुग्ध ग्रंथियों का बनना आदि, ये सभी को हम लोग सुडौल बोलेंगे यहाँ पर। और स्तनों की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। बाह्य जननांगों जैसे कि योनि, लेबिया, उसके बाद भगशिश्न आदि का समुचित विकास हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि बाह्य जननांग जैसे कि योनि हो गया, लेबिया हो गया, भगशिश्न हो गया आदि का जो समुचित विकास होना शुरू हो जाता है। तीसरा है शरीरी भाग का चौड़ा होना। शरोणी भाग का जो चौड़ा होना शुरू हो जाता है तथा नितंबों का भारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बगल तथा जननांगों जिसको हम लोग बोलते हैं भगद्वार आदि के आसपास बालों का उगना शुरू हो जाता है। कहां पर, बगल तथा जननांगों यानी कि जिसको हम लोग भगद्वार बोलते हैं, यहाँ पर बाल वगैरह जो है उगना शुरू हो जाता है। और स्वभाव में शीतलता तथा आवाज का महीन होना, ठीक है। और उन लोगों का जो आवाज है और भी थोड़ा महीन होने लगता है। तो लड़का का भारी होने लगता है और वहीं पे बालिका का जो है महीन होने यानी कि पतला होना लग जाता है। तो चीज आपको समझ में आ गई। 6 पॉइंट देख लीजिए, मासिक स्राव एवं आवर्त चक्र का प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखें। 12 साल 11 साल के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मासिक स्राव यानी कि जो आवर्त चक्र का आरंभ जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट बालिका के बारे में थी और वहीं पे 3 पॉइंट जो है बालक के बारे में था। यह चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्लियर नहीं आती है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले है मानव भ्रूण का रोपण और स्तनियों में अपरा, या फिर आप अपरा क्या है इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो ये दोनों चीज यहाँ पर तो हम लोग टिप्पणी लिखेंगे, यानी कि सिंपली इस पर इसका आपको जो है व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले है मानव भ्रूण का रोपण। क्या है सबसे पहले मानव भ्रूण का रोपण, तो समझते हैं क्या होता है। देखिए निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन शुरू हो जाता है। प्लीज ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानव भ्रूण का रोपण निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज यानी कि जायगोट का जो है विदलन है वो शुरू हो जाता है और चौथे दिन तक 4 बार मिटोटिक विभाजनों द्वारा विभाजित होकर 16 कोर खंडों यानी कि ब्लास्टोमर्स की एक गोल ठोस संरचना बनती है। यह संरचना मोरूला कहलाती है। क्या कहलाती है इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण होते होते यह गर्भाशय में पहुंच जाता है। और इसका निर्माण होते होते यह कहां पर पहुंच जाता है? गर्भाशय में पहुंच जाता है। मोरूला के गर्भाशय में जाने के बाद गर्भाशय गुहा का ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल मोरूला में भीतर जाने लगता है, जिससे मोरूला के अंदर पोषक तरल से भरी हुई एक गुहा सी बन जाती है। इस गुहा को ब्लास्टोसिल कहते हैं। और ये जो भरी हुई ग्रासी मतलब बन जाती है, ग्रासी बन जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और भ्रूण की इस परावस्था को ब्लास्टोसील कहते हैं और इस परावस्था को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। गुहा को बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। इसके बनते बनते भ्रूण का जो है प्रवासी आवरण समाप्त हो जाता है। भ्रूण का प्रवासी आवरण समाप्त हो जाता है। ग्रह की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती है। इन्हें अब ट्रोफोब्लास्ट यानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब जो इसका जो कोशिकाएं चपटी हो जाती है तो इसको अब हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, एक ट्रोफोब्लास्ट, एक ब्लास्टोसिस्ट, एक ब्लास्टोसील। ये सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय से पोषक रसों का अवशोषण करती है। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो गर्भाशय से पोषक रसों का क्या करती है? अवशोषण करती है। ट्रोफोब्लास्ट आवल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा के निर्माण में भी भाग लेती है। ब्लास्टूला की भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज यानी कि एम्ब्रायोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी से भावी भ्रूण के विभिन्न भाग बनते हैं। अब निषेचन के 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्ति से चिपक जाता है, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति में रोपण प्रारंभ हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह से कुछ अंगुली सदृश प्रावर्ध निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंततः स्तर में घुसकर निषेचन के लगभग 8 दिन बाद भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ देते हैं। यह क्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। यह क्रिया जो है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये चीज समझ में, मानव भ्रूण का रोपण जो कुछ इस प्रकार होता है। ये चीज आप दोबारा देखेंगे, इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट को देखते हैं, स्तनियों में अपरा यानी कि आवल या जरायु। अब स्तनियों का बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। समझेंगे तभी इस सबका आंसर देंगे। देखिए, इतना बड़ा चीज याद नहीं होता, वो समझना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर स्तनियों में अपरा यानी कि आवल या जरायु। अब अपरा एक संयुक्त उत्तक है। ये क्या है? एक संयुक्त उत्तक है जो कि स्तन पोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है। निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन क्लीवेज करता हुआ एक परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय यानी कि यूटेरस में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति के चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से चिपक जाता है। यह क्रिया रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाती है। इस समय तक कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम इंग्लिश में भी बोलते हैं, द्वारा स्रावित हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इस समय तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय भित्ति में अनेक बदलाव होते हैं। अब गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाएं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। ये पूरी जो क्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाधान। अब देखिए अपरा के कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भाई अपरा के कार्य, तो इसको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में से आपको जो आंसर देना है उसको देखेंगे। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्लासेंटा, अपरा को क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। तो अपरा के कार्य देखते हैं। अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तक है। ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तक है। इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है। अपरा के अग्रलिखित कार्य होते हैं। अपरा के जो है अग्रलिखित कार्य होते हैं। सबसे पहला भ्रूण का पोषण, दूसरा भ्रूण का शोषण, तीसरा भ्रूण का उत्सर्जन और चौथा हार्मोन्स का स्रावन। तो टोटल 4 कार्य होता है, सभी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पोषण तो मतलब समझ में आ गया, अब भ्रूण का पोषण समझेंगे। तो अपरा का जो अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तक है, ये चीज समझ में आ गया। जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है अपरा का, और इसका मुख्यतः कार्य जो है ये है भ्रूण का पोषण। सबसे पहला भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। भ्रूण जो है वो अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता के रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः माता के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहते हैं। अपरा में इन खाद्य पदार्थों का और भी सरलीकरण किया जाता है तथा यह भ्रूण की आवश्यकता के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का संग्रह भी करता है, ठीक है। भ्रूण का शोषण, माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। इस प्रकार शोषण क्रिया के लिए बात विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज का कार्य अपरा ही करता है। अब भ्रूण का उत्सर्जन समझते हैं। तो भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से
अपरा क्षेत्र में माता के रुधिर में विसरित होते रहते हैं। इनका निष्कासन भी माता के उत्सर्जय अंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, भ्रूण का उत्सर्जन में देखिए हार्मोन्स का स्रावन अब देखते हैं। गर्भावस्था को उचित रूप से बनाए रखने आदि के लिए अपरा के एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, जरायु, गोनेडोट्रोपिन, क्या है गोनेडोट्रोपिन आदि हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो हार्मोन्स का स्रावन कौन कौन सा भाई, एक है एस्ट्रोजेंस, एक है प्रोजेस्टेरॉन, एक है जरायु, गोनेडोट्रोपिन। ये दोनों नाम मतलब एक ही चीज का, एक ही हार्मोन्स का है। ये हार्मोन्स का जो स्रावन होता है, इसी प्रकार प्रसव को आसान करने के लिए अपरा द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्रावन होता है। अपरा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्राव होता है। तो हार्मोन का स्रावन या अपरा के कार्य हम लोग देख लिए। सबसे पहला भ्रूण का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ इसको पूछ दिया जाता है 5 नंबर में, इसलिए प्लीज आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर टिप्पणी कीजिए। अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन से टिप्पणी कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, वीवीआई क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए, ये आपका लघु क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए क्या लघु क्वेश्चन है। तो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर टिप्पणी देने के लिए कह रहा है। देखिए अपरा से 2 स्टेरॉइड तथा 2 प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है। 2 स्टेरॉइड और 2 प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है। कहां से, अपरा से। सबसे पहले देखते हैं कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CGH। ठीक है, इंग्लिश ये नेम इंग्लिश ही है, एक है कोरियोनिक और गोनेडोट्रोपिक। देखिए हिंदी इंग्लिश का जो हिंदी होता है ना, थोड़ा उसको पढ़ने में कठिनाई होता है, आप लोग को मालूम है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपने से पढ़ लीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। वैसे तो बहुत अच्छे से टाइपिंग की है, बाकी आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पॉइंट को देखेंगे, यह प्रोटीन हार्मोन गर्भधारण प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम के विकास तथा इसके हार्मोन स्राव पर नियंत्रण रखता है। तो ये जो CGH का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CGH याद रखते हैं, ये जो CGH है ये क्या करता है, सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन गर्भधारण को बनाए रखता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम के विकास तथा इसके हार्मोन स्राव पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है प्लेसेंटस लैक्टोजन, यह प्रोटीन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। क्या करता है, ये हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। मैंने मतलब पहले चैप्टर में आपको, यानी कि पहला क्वेश्चन में आपको ये सब चीज पढ़ाया था। ठीक है, ये पहला चैप्टर नहीं, मतलब कि शुरू में ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एस्ट्रेडियोल, यह स्टेरॉइड हार्मोन गर्भाशय की पेशियों को संकुचन का नियंत्रण करता है। चौथा पॉइंट है प्रोजेस्टेरॉन, यह स्टेरॉइड हार्मोन गर्भाधारण में सहायता करता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर कार्य है अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन पर, इस पर टिप्पणी कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गर्भ झिल्लियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि गर्भ झिल्लियों का विस्तृत वर्णन करने के लिए कह रहा है, या फिर एम्नियोन के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले गर्भ झिल्लियां के बारे में क्या है। भ्रूण की देह के बाहर विकसित होने वाले झिल्लियां अथवा कलाओं को भ्रूण बाहस्ती कलाएं कहते हैं। तो भ्रूण के देह के बाहर विकसित होने वाले झिल्लियां यानी कि कलाओं को, मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूण बाहस्ती कलाएं कहते हैं। ये भ्रूण के परिवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करती है, परंतु भ्रूण के अंगोत्पादन में भाग नहीं लेती है, और जन्म अथवा डिंबोद्गमन के समय इनका निष्कासन हो जाता है। मानव तथा अन्य सभी स्तनियों, सरीसृप पुरुषों, पक्षियों में 4 भ्रूण बाहस्ती कलाएं तथा गर्भ झिल्लियां निर्मित होती है। ये 4 भ्रूणीय बाहस्ती जो है आपका कलाएं इस प्रकार है। तो कलाएं के बारे में इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहला उल्लो जिसको बोलते हैं एमनायन, दूसरा आपका चर्मिका, तीसरा है दोस्तों आपका पीतक कोश, और चौथा है आपका अपरापोषक या फिर प्लेनटोइड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एलेंटोइड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो जो ऑलरेडी काफी लंबी बन गई है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, तो इसको पार्ट 1 रहने देते हैं। चैप्टर 3 का क्वेश्चन मानव प्रजनन का ये पार्ट 1 रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, और फिर उसमें जो चैप्टर का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है सभी को कवर कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों तैयारी कराई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द आने वाला है, फिजिक्स का भी, और बायोलॉजी का तो आ ही रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है। सभी चैप्टर की आपकी तैयारी कराई जाती है। आप लोग सभी वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बहुत मजे के साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा ही मार्क्स प्राप्त होगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।